ओम श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, जिनके स्वामी बुद्धदेव श्री गणेश और मां शारदे की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान रख, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्रोत और वरुण स्रोत द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। आज का दैनिक पंचांग जो YouTube के माध्यम से हम आप के पास सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ हैं। इसमें डेटा जो भी दिए गए हैं पंचांग से दिए गए हैं, छवि तथा शंख ध्वनि गूगल से दी गई है और कुछ तथ्य अंक ज्योतिष में जो प्रस्तुत है वह विभिन्न ग्रंथों और पत्रिकाओं जो हमने पढ़ा है उससे लिया गया। तो चलिए गुरुजनों को नमन कर हम आपके पास चलते हैं और आज देखते हैं कि आज का पंचांग क्या कहता है। और पंचांग में जाने के पूर्व, पंचांग के पहले भाग में जाने के पूर्व पंचांग की महत्ता पर विचार करते हैं। पंचांग हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करता है। पंचांग केवल शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है। इस यह इसके अतिरिक्त यह व्यक्ति की निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। पंचांग की हम भूमिका को देखते हुए चलिए आइए हम सब पंचांग का अनुसरण करें और करके अब अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। साझा करें इसे मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें। और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ हम पंचांग के सूची पर चलते हैं कि प्रस्तुति में पंचांग 5 भागों में है। दैनिक पंचांग आज का पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंधित है और इसी पहले भाग से कि पंचांग और मुहूर्त को लेकर लघु पंचांग आपके समक्ष अलग से प्रस्तुत होता रहा है, जो आपके सुझावों के अनुरूप है। दूसरा भाग ग्रहों जन्म नक्षत्र के, यानी चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसके अनुसार तारा बलन जिसे कहते हैं, और चंद्रमा आज जिस नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं उस दोनों को मिलाकर आज का दिन कैसा है। यह नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है और नवतारा चक्र पद्धति पर यह बहुत ही उपयोगी, सटीक और अद्भुत पद्धति है। और यही वजह है कि बहुत से लोग अपनी गाढ़ी कमाई जब परेशान होते हैं तो नवतारा चक्र पद्धति पर से आकलन कराने के लिए अपनी गाढ़ी कमाई में से अच्छा रकम खर्च कर, यहाँ पर आपको नवतारा चक्र पद्धति पर हम चर्चा करेंगे और अलग से वीडियो भी है, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। हर प्रस्तुति आपके लिए लाभदायक, ज्ञानवर्धक है, ऐसा हमारा आशा विश्वास। तो चलिए दूसरे भाग में हमने चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसके अनुसार देखा था। आज तीसरे भाग में चंद्रमा जिस राशि में है जन्म कुंडली में तथा आज गोचर जो कहाँ कर रहे हैं उसके अनुसार आज कैसा दिन। चौथा भाग
दैनिक उपयोग के लिए और विशेष उपयोग के लिए चौघड़िया मुहूर्त, जो शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। काफी उपयोगी और सटीक। पांचवा भाग और अंतिम भाग, अंक ज्योतिष। अंक की महिमा हमारे जीवन में अपरंपार है, और इसलिए अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहेगा, इस पर चर्चा करें। तो चलिए, यह सूची रही 5 भागों की। अब आपको ले चलते हैं आज के दैनिक पंचांग के पहले भाग में। स्वागत है आपका पहले भाग। आज का दिनांक 6 अगस्त 2025, माह श्रवण, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्व बसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग, और कलियुग का 5126। आज का सूर्योदय 5:18 पर, सूर्यास्त 6:32 पर, सनराइज एट 5:18 AM एंड सनसेट एट 6:32 PM। आज का दिशा शुभ उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो तिल या धनिया का सेवन कर यात्रा में शुभ। पंचांग के 5 अंक, वार बुधवार, तिथि अपराह्न 2:08 तक द्वितीया, जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है। उसके बाद त्रयोदशी, सॉरी, पहला 2:08 अपराह्न तक द्वादशी, जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है। उसके बाद त्रयोदशी, जो जया तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र अपराह्न 1 बजे तक मूला, उसके बाद पूर्वाषाढ़। योग प्रातः 7:18 तक वैद्यति, उसके बाद विष्कुंभ। करण अपराह्न 2:08 तक कौलव, तत्पश्चात दो रात्रि के 2:22 तक कौलव, फिर तैतीय। तो ये रहे पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को नमन कर देखते हैं कि भोलेनाथ का वास कहाँ है और उसका परिणाम क्या है। तो भोलेनाथ जब तक द्वादशी तिथि है, वे कैलाश पर्वत पर हैं, जो सुखप्रद है, और साथ साथ उसके तत्पश्चात वे नंदी पर सवार होते हैं, वृषारूढ़ होते हैं। त्रयोदशी तिथि जब तक है, यह अभिष्ट सिद्धि के लिए बहुत ही। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। आज का मुहूर्त, तो मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त आज का नहीं है। अमृत काल प्रातः 6:10 से 7:05 तक, विजय मुहूर्त 2:07 से 3 बजे तक, गोधूली बेला संध्या 6:32 से 6:53 तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:34 से मध्य रात्रि 0:70। अशुभ मुहूर्त में शुभ मुहूर्त, अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल दिन के 11:56 से 1:34 तक, कुलिक काल दिन के 10:16 से 11:55 तक, यमगंड प्रातः 6:58 से प्रातः 8:37 तक, और वर्ज मुहूर्त 2 भागों में। पहला भाग 11:17 से अपराह्न 1 बजे तक, और दूसरा भाग रात्रि के 11 बजे से मध्य रात्रि 0:40। गणमूल आज के प्रातः यानी सूर्योदय से अपराह्न 5:18 से अपराह्न 1 बजे तक। तो ये रहे अशुभ मुहूर्त। शुभ और अशुभ मुहूर्त आपके समक्ष प्रस्तुत। अब आपको ले चलते हैं ग्रहों के आकाशीय स्थिति। तो चंद्रमा आज धनु राशि में आ चुके हैं, और मंगल देव भी कुछ अंश प्राप्त कर कल की स्थिति से काफी सुधार है, और वे भी मजबूत स्थिति में आ गए। इस प्रकार सूर्य, चंद्रमा, मंगल देव, बुध देव, बृहस्पति देव, शुक्र देव, शनि देव, सभी ग्रह आज के दिन में शक्तिशाली है। बुध देव वक्री और अस्त चल रहे हैं, और शनि देव वक्री। अपनी राशि में कोई भी ग्रह नहीं है। मित्र राशि में 3 ग्रह हैं, शत्रु राशि में 4 ग्रह हैं, और सम राशि में 2 ग्रह। बुध की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 3 ग्रह हैं, चंद्रमा की राशि में 2 ग्रह हैं, और शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं है। शेष ग्रहों की राशियों में
शुक्र और मंगल की राशि में कोई ग्रह नहीं है, और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार यदि आज का दिन देखें तो चंद्रमा मूल नक्षत्र में आ गए, जो केतु के नक्षत्र में है, वो शत्रु में। इस प्रकार मित्र के नक्षत्र में 4 ग्रह, शत्रु के नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह, और अपने नक्षत्र में एक ग्रह है, जो शनि देव। बृहस्पति और राहु 2 ग्रह हैं, जो आपस में नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, यानी बृहस्पति राहु के नक्षत्र में और राहु बृहस्पति के नक्षत्र। चंद्रमा और मंगल ये स्वतंत्र ग्रह है, क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं। इस प्रकार देखें, मंगल की राशि में कोई ग्रह नहीं है, मंगल के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं। सबसे ज्यादा ग्रह राहु शनि देव के नक्षत्र में है। चंद्र मंगल के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, सूर्य और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। तो ये रहे हमारे आज के दैनिक पंचांग के पहले भाग के प्रश्न। हम आपको ले चलते हैं दूसरे भाग में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस पर बहुत से लोग फिर जो होते हैं अपनी गाढ़ी कमाई यह जानने के लिए खर्च करते हैं उनका नक्षत्र का कब सुधरेगा, ग्रह की स्थिति कब सुधरेगी। और यदि हम पहले से जान लें कि कौन से दशा महादशा का फल है कैसा है, तो हम ये जान सकते। तो चलिए, स्वागत है आपका दूसरे भाग। इसे चंद्रमा जन्म कुंडली में स्थायी रूप से जब वर्तमान होते हैं जिस नक्षत्र में, वह और चंद्रमा जो चलते हुए भ्रमण करते हुए जिस नक्षत्र में भ्रमण करते हैं, उसका दोनों को मिलाकर, रो और कॉलम को मिलाकर हम ये जानते हैं कि चंद्रमा आज कैसा फल दे रहे हैं। जन्म का फल दे रहे हैं, विपद का फल दे रहे हैं, प्रत्ययी का दे रहे हैं, या नैधनी का दे रहे हैं। यह हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तारा बलम इसे कहा जाता है, और यह नव तारा चक्र पद्धति पर आधारित। नव तारा चक्र पद्धति पर थोड़ी चर्चा करते हैं। नव तारा चक्र पद्धति काफी उपयोगी है, क्योंकि तारा बलम आज के बारे में बताता है, जो नव तारा चक्र पद्धति पर ही आधारित है, और नव तारा चक्र पद्धति पूरे जीवन के बारे में, जातक के बारे में बताता है। दशा महादशा का फल कैसा होगा, कौन से ग्रह अच्छे फल देंगे, कौन से ग्रह बुरे फल देंगे, यानी परेशानी देंगे, चुनौती दे सकते। जन्म कुंडली में ग्रह कैसी अवस्था में बैठे हैं उससे नहीं, बल्कि नव तारा चक्र पद्धति से ग्रह की स्थिति को देखते हुए वह कैसा फल दे। और विभिन्न हमारे साथ विभिन्न लोग जो जुड़ते हैं जीवन में, चाहे जन्म से लेकर मृत्यु तक, उन हमारे अपने नक्षत्र उनके नक्षत्र को मिलाकर हमें जान सकते हैं कि उन वे हमारे लिए कितने फलदायी होंगे, शुभ फलदायी होंगे, या जो संबंध है उससे कैसा परिणाम निकलेगा। इस प्रकार हम इस नवतारा चक्र पद्धति से देखते हैं, क्योंकि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, यानी ग्रह अपना फल नहीं देते, नक्षत्र ही अपना फल देते, और इसलिए नवतारा चक्र पद्धति नाम है इसका। अब आप बताएं कि यदि आपको पहले से पता हो कि ग्रह कौन से दशा महादशा का परिणाम अच्छा होगा, शुभ होगा, और कौन से दशा महादशा का जो फल होगा वह बाधा देकर या परेशानी लेकर आएगा, तो क्या हम चुनौतियों से भरा होगा, तो क्या हम अपने आप को तैयार नहीं कर सकते। शुभ जो दशा महादशा होगा उसमें सभी शुभ कामों का निष्पादन त्वरित गति से कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने आप को तैयार कर सकते हैं चुनौती भरा सामना करने के लिए, और जिससे हमारे स्वास्थ्य का पर बुरा असर नहीं पड़ता है। अचानक जब भी कुछ घटनाएं घटती है वह हमें विचलित कर देती, डिप्रेशन पर ले आती। नवतारा चक्र पद्धति यह इस पीड़ा से बचाता है। जन्म कुंडली में हो सकता है कि ग्रह बहुत अच्छे भाव में हो,
और किसी ज्योतिषी के संपर्क करने पर वो ऊपर ऊपर देख कर बता दे, या हम भी देख कर अगर कुछ जानते हैं ज्योतिष के बारे में तो यह बता सकते हैं, जान सकते हैं कि आकलन कर सकते हैं कि यह शुभ फल देगा। किंतु नौ तारा चक्र पद्धति पर यदि ग्रह हुआ इसे शुभ फलदायी नहीं है, फिर कहां से फल देंगे। और जीवन में जब हम आदमी किसी व्यक्ति से मिलते हैं, पार्टनर से बिजनेस करते हैं, यदि उसका तारा, उसके नक्षत्र हमारे नक्षत्र आपस में विपत दे रहे हैं, तो फिर हमारे लिए जो पार्टनरशिप है वो कैसे फलदायी हो। इसी तरह से सभी संबंधों को हम देख सकते हैं। सभी मित्र, सभी जितने लोगों से, चाहे वो घर से हो, रिश्तेदार हो, आप कार्यालय में हो, कार्यस्थल पर हो, या पार्टनरशिप हो, समाज में हो, संसार में, हम जान सकते हैं। इसलिए नवतारा चक्र पद्धति बहुत ही सटीक पद्धति है, अद्भुत पद्धति है। और यही वजह है कि नवतारा चक्र पद्धति पर हमने एक विशेष प्रस्तुति यूट्यूब पर डाला है। आप अब उसे देखें, आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा, उपयोगी होगा, ऐसा हमारा पक्का विश्वास है। यही वजह है नवतारा चक्र पद्धति की सटीकता के प्रमाणित करने के लिए, या सटीकता को देखते हुए हमने उस प्रस्तुति में भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की जन्म कुंडली रखी है। और ये इतिहास के पन्नों पर ही नहीं, हर की जीवा पर है कि आपसी संबंध भगवान राम और माँ सीता, या भगवान राम हनुमान, सीता हनुमान, हनुमान राम आदि से कैसे संबंध। और यह सटीक प्रमाणित नवतारा चक्र पद्धति से यह प्रमाणित होता है, उसके फल जो निकलते हैं। इस प्रकार नवतारा चक्र पद्धति काफी उपयोगी। तो चलिए, नवतारा चक्र पद्धति का निर्माण कैसे होता है, कैसे हम उसका आकलन करते हैं, आपको हम ले चलते हैं संक्षेप में, बहुत ही संक्षेप में। बने रहिए हमारे साथ। कुल 27 नक्षत्र होते हैं और ग्रह 9 ही होते हैं। तो जब ग्रह के मन नक्षत्र होते हैं, कौन से नक्षत्र किस ग्रह के परिणाम देंगे, इसको सुनिश्चित करने के लिए नक्षत्रों को 3 श्रेणियों में रखा गया। पहला श्रेणी में 1 से 9 तक नक्षत्र, दूसरे श्रेणी में 10वां से 18वां तक, तीसरे से 19 से 27वां। और इस प्रकार नक्षत्रों के क्रम, इस क्रम में रखा गया। ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। यानी पहला ग्रह केतुदेव, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि और नौवां बुध। और जो हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र जो हुए, यानी पहला, 10वां और 19वां, इनका स्वामित्व तो पहले ग्रह को दिया गया केतुदेव। दूसरा, 11वां और 20वां नक्षत्र जो बने, उनका स्वामित्व शुक्रदेव को दिया गया। इसी क्रम में बढ़ते हुए 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुधदेव को दिया गया। और यह सूची इस तरह से बनी। इस सूची को आप सहेज कर रखेंगे, आपके लिए काफी उपयोगी होगा आगे के अध्ययन में या फलित करने में। आप देखें कि केतु देव को अश्विनी, पहला नक्षत्र अश्विनी, माघा और मूला जो क्रमशः है पहला, 10वां और 19वां नक्षत्र हुए, उनका स्वामित्व मिला। दूसरे ग्रह शुक्र को दूसरा, 11वां, 20वां नक्षत्र जो क्रमशः भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ हुए, उनका स्वामित्व मिला। तीसरा ग्रह कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ जो क्रमशः तीसरा, 12वां, 21वां नक्षत्र बने, सूर्य देव को उनका स्वामित्व मिला। और इसी क्रम में चलते हुए 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र क्रमशः अश्लेषा, ज्येष्ठ और रेवती हुए, जिनका स्वामित्व बुध देव को। अब फलित कैसे करना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण, इसे समझे इस चार्ट से। यदि किसी के जातक का जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है, पुनः बताता हूं, जातक का जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है उसके स्वामी को पकड़े और गणना उसी से आरंभ करें। यानी
यदि किसी का जातक का जन्म मृगशिरा, चित्रा या श्रविष्ठा नक्षत्र में हुआ है तो उसके स्वामी मंगल देव होंगे। और मंगल देव से ही गणना आरंभ की जाती है, यानी जातक का जन्म मंगल के दशा महादशा में हुआ है, इतना सुनिश्चित। मृत्यु भी उसकी पूर्व जन्म में मंगल की महादशा में हुई होगी, इसलिए मंगल का जो शेष दशा महादशा का भाग है वह उसे भोगना पड़ता है जन्म के समय। तो गणना यहीं से आरंभ की जाती है। पुनः बताता हूं, जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उनके स्वामी को पकड़ें और गणना वहीं से आरंभ करें। पहला ग्रह मंगल, दूसरा राहु, तीसरा बृहस्पति, चौथा शनि, पांचवा बुध, छठा केतु, सातवां शुक्र, आठवां सूर्य और नौवां चंद्रमा बने। इस क्रम में ग्रह जो है बने। अब जब पहला ग्रह होता है वह मिश्रित फल देता है, शुभ थोड़ा देता है, अशुभता ज्यादा देता है। और वहां से गणना आरंभ करें तो दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और नौवां ग्रह जो हुए वे शुभ फलदायी होते हैं। पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां जो होते हैं अशुभ फलदायी। अब ये बताएं कि मंगल से में जातक का जन्म हुआ, मंगल पहला ग्रह बने, मंगल के नक्षत्र में जन्म हुआ, मंगल पहला ग्रह बने, तो वहां से दूसरा ग्रह राहु, चौथा शनि, छठा केतु और सूर्य और चंद्रमा आठवां और नौवां ग्रह बने, ये शुभ फलदायी। वहीं मंगल पहला ग्रह, तीसरा ग्रह बृहस्पति, पांचवां बुध और सातवां शुक्र देवगण। अब जब हमको पता चल गया ये ग्रह हमारे लिए शुभ है, ये ग्रह अशुभ है, तो क्या दशा महादशा का फल हम इससे नहीं जान सकते। जन्म कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी बनकर शुक्र देव बैठे हुए हैं भाग्य भाव में, क्या यह शुभ फलदायी होंगे? क्योंकि नैधन्य है, बिल्कुल नहीं। उसी तरह से हमारे जो संपर्क में आया व्यक्ति, जो हमारा बिजनेस पार्टनर है, वही यदि आद्रा स्वाति राहु के नक्षत्र में हुआ तो क्या वह हमारे लिए विपद का कारण नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो इस तरह से हम कोई भी संबंध को देख सकते हैं, काफी उपयोगी है। इसे सहेज कर रखें और अपना उपयोग करें अपने पद्धति के लिए। और विषम परिस्थितियों में भी आप पहले से आप जान सकते हैं कि हमारे लिए कौन शुभकारी है, कौन अशुभकारी। चंद सेकंड की बात है। और यदि हम एक्सेल शीट पर अगर हमको देखें तो तुरंत त्वरित गति से हम सेकंड के पल से भी कम स्थिति में बता सकते हैं कि कौन से ग्रह शुभ है, कौन से ग्रह अशुभ है। और इसके लिए लोग 22,000 25,000 रुपया खर्च करते हैं यह जानने के लिए। गाढ़ी कमाई को बचाएं और इस फेर में नहीं पड़े। आप खुद का आकलन कर सकते हैं, नवतारा चक्र पद्धति पर हमारी प्रस्तुति को देखें और इस चार्ट के से आप अपना खुद आकलन करें कि आपके लिए कौन से शुभ फलदायी होंगे, कौन से अशुभ फलदायी। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं आज के दिन पर, यानी चंद्रमा, ये आज जो इसका उपयोग किया गया तारा बलन में, वहां पर चलते हैं। तो आज का चंद्रमा जो गोचर कर रहे हैं वे मूला नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आए 1 बजे दिन तक अपराह्न तक वे पूर्व मूला नक्षत्र में है, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आएंगे। तो जब तक मूला नक्षत्र में है तब तक का क्या फल होगा, और जब तक पहले भाग में
दिन के 1 बजे तक मूला नक्षत्र में, और उसके बाद पूर्वाषाढ़ नक्षत्र। तो जिस जातक का जन्म भरणी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में होगा, उसके लिए जब तक मूला नक्षत्र में चंद्रमा है, अति मित्र है, उसके बाद जन्म नक्षत्र में होते हैं। वही यदि जातक का जन्म पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद में हुआ हो, तो पहले भाग में वह क्षेम और दूसरे भाग में प्रत्यरि होते। और इस तरह से आज का दिन संकेत दे रहे हैं चंद्रमा। और आप अपने नक्षत्र के बारे में इसी प्रकार से जान सकते हैं कि आज का दिन आपकी किस मित्रता, शुभता में जा रही है या अशुभता में जा रही है। और इसका हम इसी तरह से आकलन कर अपने कार्य को अंजाम देते हैं। यदि जन्म, विपत, प्रत्यय या नैथनी में आज का दिन आपका पड़ रहा हो, पूरा दिन तो नहीं पड़ेगा, जो अवधि पड़ रही है उस अवधि में आप शुभ कार्य को न करें, और कोई भी आप कार्य करें उसमें सावधान रहें। कार्य करने के लिए या तो पहले कर लें या बाद में, लेकिन उस अवधि में मैं सलाह दूंगा कि आप दैनिक कार्यों को छोड़कर, इवन यहां तक कि दैनिक कार्य में भी सावधान रहें, लेकिन शुभ कार्य आरंभ न करें। क्योंकि लोगों के सुझाव के अनुसार उपाय तो हमने संकलित कर लिया है, लेकिन यह प्रमाणित नहीं है, इसलिए रिस्क लेने के लिए हम सुझाव नहीं देंगे और नहीं देते। तो चलिए, सुझाव, जो उपाय जो हमने संकलित किया हुआ आपके समक्ष रखते हैं, लेकिन फिर भी वह आपको के समक्ष प्रस्तुत समक्ष लाने के पूर्व यह पुनः बता दें कि वह प्रमाणित नहीं है। वह जो है केवल संकलित हमने किया है, उसका उपयोग कम से कम करें, अत्यंत कम करें, मेरा यही सलाह है। तो चलिए, और चूंकि उसमें हम कोई गारंटी प्रमाणित नहीं करते कि वह शुभ है, क्योंकि अभी तक हमारी शुभता का प्रमाणिकता नहीं आया है। हमने भी प्रयास किया लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। फिर भी संकलित है, इसलिए आपके नॉलेज ज्ञान के लिए आपको बता दें कि यदि आज का तारा जन्म में पड़ रहा है तो पीला कद्दू, पत्ते वाली सब्जी का दान करें। विपत में है तो गुड़ का दान करें, प्रत्यय है तो नमक का दान करें। और आज का दिन नैथन्य में जा रहा है, तो फिर आप दोबारा उस मुहूर्त को त्यागें, और अति मजबूरी हुई तिल सहित स्वर्ण का दान। तो चलिए, नव तारा चक्र पद्धति और तारा बलम में ज्यादा समय लगा, और यह चूंकि इसकी उपयोगिता काफी अधिक है, और मुझे काफी पीड़ा हुई जब यह हमें सुनकर कि बहुत से लोग अपनी गाढ़ी कमाई में से केवल यह जानने के लिए कि मेरा दशा महादशा का फल कैसा होगा, नव तारा चक्र पद्धति से जो कुछ लोग बताते हैं, मैं उन्हें नमन भी करता हूं, उनकी निंदा नहीं करता, लेकिन पीड़ा पीड़ित व्यक्ति जो अपनी गाढ़ी कमाई गवाते हैं, उनके लिए हमारे में पीड़ा। तो चलिए, अगली प्रस्तुति पर चलते हैं। चंद्रमा जिस नक्षत्र राशि में गोचर कर रहे हैं, और आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, उसके अनुसार कैसा फल। तो हम आपको वहां पर ले चलते हैं, और
चंद्रमा आज जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं, और चंद्रमा आज राशि परिवर्तन नहीं है। चंद्रमा धनु राशि में है और धनु राशि में ही आज रहेंगे। तो चंद्रमा को देखते हैं और इसके अनुसार फल कैसा देते हैं। इसको चंद्र बलम कहते हैं। यानी जन्म राशि में चंद्रमा स्थिर रूप से, जन्म कुंडली में चंद्रमा स्थिर रूप से जिस राशि में है वहां से, और चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे हैं, जिस तरह से नक्षत्र में देखा था उसी के अनुसार फलित आपके सामने। तो आज मिथुन राशि के जातक, कर्क राशि के, तुला, धनु, कुंभ और मीन राशि के जातक के लिए दिन शुभता के संकेत मिल रहे हैं। वही मेष, सिंह और वृश्चिक राशि के जातक का भी का दिन थोड़ा संकेत मिल रहे हैं, लेकिन ईश्वर का ध्यान रख काम करें और सावधान रहें। और शेष राशि वाले जातक अति सावधान रहें, क्योंकि अशुभता के संकेत मिल रहे हैं। तो चलिए आज चंद्र इस प्रस्तुति में आज इतना ही। आपको आगे ले चलते हैं चौथी प्रस्तुति पर, चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार कैसा संकेत मिल। चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष है, जो शुभ और अशुभ काल दर्शाता है, शुभ और अशुभ समय दर्शाता है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वह शुभ काम कुछ भी हो सकता है, पूजा पाठ या नए काम को शुरू करने के लिए, यहाँ तक कि दैनिक कार्यों के लिए भी यह उचित होता है। यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहे तो कम से कम शुभ कार्य को करने के लिए कम के समय कम से कम चौघड़िया जरूर देखना। और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने चौघड़िया पर दो वीडियो यूट्यूब पर वीडियो रखा है। एक हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता और अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया। आप देखें, समझें और उसका उपयोग करें। संक्षेप में बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, लेकिन सप्ताह के दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ। और 8वां चौघड़िया जो होता है, जो सूर्योदय के समय चौघड़िया होता है, या रात्रि आरंभ के समय जो चौघड़िया होता है, इसी के अंत में भी वही चौघड़िया होता है। यानी आदि का चौघड़िया, अंत का चौघड़िया। तो दिन का 8 चौघड़िया, रात का 8 चौघड़िया। आदि का चौघड़िया, अंत का चौघड़िया समान होता है, दिन का और रात का। इस प्रकार 7 चौघड़िया का संबंध सप्ताह के 7 दिनों से। और हम जानते हैं कि 7 दिनों के, सातों दिन के स्वामी ग्रह अलग अलग ग्रह होते हैं, और इन ग्रहों को विशेष कार्य करने के लिए ये अधिकृत होते हैं, उपयोगी होते हैं। तो इस प्रकार चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों के साथ होने के कारण ग्रहों से भी संबंध हुआ और विशेष कार्यों से संबंध, इसकी उपयोगिता बढ़ी। जब भी चौघड़िया को देखते हैं तो दिन का चौघड़िया जो होता है वह वार वेला, काल वेला और राहु काल से ग्रसित हो सकता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से। तो जब भी अशुभता की स्थिति यदि व्याप्त हो तो हम उसे त्याग कर, उसका उपयोग नहीं कर, क्योंकि वह शुभ फल तो नहीं देगा, अशुभता जरूर। इसलिए उसका त्याग कर शेष चौघड़िया का उपयोग कर। तो चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं। आज का चौघड़िया क्या कहता है। आज का चौघड़िया कहता है कि दिन चूंकि बुधवार से शुरू है, जो विद्या से संबंध रखता है, लाभ चौघड़िया है, नाम है उसका, और यह
उन्नति देता है। तो उससे दिन आरंभ हो रहे हैं, उससे दिन समाप्त हो रहे हैं। और दिन का चौघड़िया जो 8:37 प्रातः से 10:16 काल चौघड़िया है, वह काल विला से ग्रसित है। और रोग चौघड़िया जो मंगल से संबंध रखता है, 11:55 से अपराह्न 1:34 तक है, वह वार वेला और राहु काल से ग्रसित है। रात्रि का चौघड़िया 2:37 रात्रि से 3:58 तक लाभ चौघड़िया का है, वह काल रात्रि से ग्रसित है। तो इन 3 चौघड़िया को त्याग कर देना, शेष चौघड़िया का उपयोग करना चाहिए, तब आपका फल, जिससे आपका फल शुभ। इन्हीं शब्दों के साथ चौघड़िया का आप उपयोग करें और शुभ फल पाएं। अब आपको हम ले चलते हैं अंतिम भाग में, अंतिम प्रस्तुति में, अंक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन कैसा रहे। तो सबसे पहले अंक ज्योतिष पर एक परिचय। अंक ज्योतिष बहुत ही जीवन में हमारे भूमिका अदा करता है। यह हर आसानी से सीखा जा सकता है, इसका उपयोग किया जा सकता है। अंक ज्योतिष एकल अंक पर काम करता है, शून्य इसमें नहीं होते, शून्य को नहीं दिया जाता गणना में, क्योंकि वह अनिश्चितता को दर्शाता है। और 1 से 9 अंक तक ही काम कर को उपयोग में लिया जाता है। अब 1 से 9 अंक को देखें तो पांचवा अंक ऐसा होता है जो मध्य अंक होता है, और यह उससे पहले आने वाले अंक या बाद में आने वाले अंक को संतुलित करता है। इन 1 से 9 अंक जो हुए, जब भी हमें इससे ज्यादा के अंक मिलते हैं, एक अंक में अगर मिले तो तब तो इसका उपयोग करते हैं। यदि हमें ऐसे अंक मिले जिसमें एक से ज्यादा अंक प्रयुक्त हुए हैं, तो उनमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित कर हम जो आकलन करते हैं उसमें, विश्लेषण में, अंक ज्योतिष के विश्लेषण में उसका उपयोग करते हैं। इन अंकों के जो 1 से 9 अंक है, उन अंकों के स्वामी होते हैं ग्रह होते हैं। एक के सूर्य, दूसरा के चंद्रमा, तीसरा को बृहस्पति, चौथा को का राहु, पांचवा का बुध, छठा का शुक्र, सातवां का केतु, आठवां का शनि, नौवां का मंगल। और यदि कहें तो ग्रहों के अंकों की दुनिया में, अंकों के साम्राज्य में, हर अंक 1 से 9 तक जो है उनको एक एक नए नाम से जाना जाता है, एक विशेष नाम से जाना जाता है। एक को राजा से, दो को राजा या सरकार से, दो को रानी से, तीसरा को गुरु से, चौथा को शरारती तत्वों से, पांचवा को राजकुमार से, छठा को मंत्री से, सातवां को धनगुरु से, आठवां को अधीनस्थ, अपने से नीचे के लोग और न्यायाधीश, और नौ को सेनापति, पुलिस और डॉक्टर। इस प्रकार हम गणना करते हैं। अंक ज्योतिष में कुछ स्टैटिक अंक होते हैं जो कि जन्म तिथि से उनका ताल्लुक होता है, और जन्म तिथि से ही वो निकलते हैं। जन्म तिथि में तिथि को जोड़कर जो अंक निकालते हैं वो मूलांक होता है, और जन्म तिथि के तिथि, माह और वर्ष को जोड़ते हैं वो भाग्यांक होता है। वर्ष से जो फल निकलता है, वर्ष को केवल जोड़कर एक अंक में परिवर्तित कर, पुरुष के लिए 11 में से उसे घटाकर, और महिला में 4 को उसको जोड़कर जो अंक निकलते हैं वह ईश्वरीय अंक होते हैं, एंजल नंबर। ये सभी अंक जन्म तिथि, मूलांक जिसे ड्राइवर भी कहते हैं, भाग्यांक जिसे कंडक्टर भी कहते हैं, और ईश्वरीय अंक एंजल नंबर, ये सभी स्थायी होते हैं। अब हमारे अस्थायी नंबर होते हैं जो शब्दों से भी निकल सकते हैं, और वो शब्द होते हैं नाम। नाम को भी अंकों में परिवर्तित किया जाता है, जिसे नामांक कहते हैं। तो नाम को परिवर्तित करने के लिए हर नाम में प्रयुक्त हुए जो अल्फाबेट हैं,
उनको प्रयुक्त किया जाता है। और हर अल्फाबेट का अंकीय मूल्य होता है, और जो नाम होते हैं उनके अक्षरों का जो अंकीय मूल्य है उसमें से परिवर्तित कर उसे जोड़ते हैं, और फिर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं। और यह अंक मूलांक और भाग्यांक का दुश्मन नहीं होना चाहिए। व्यक्ति के मूलांक और भाग्यांक एक आपस में दुश्मन नहीं होना चाहिए, और यह नाम भी दुश्मन नहीं। यहाँ तक कि नाम का पहला अक्षर जो हो वह मूलांक और भाग्यांक का दुश्मन नहीं। नहीं तो परेशानी बढ़ती है और अंक असंतुलित होते। इस प्रकार हम बहुत सारी जानकारियां अंकों से निकाल सकते हैं। संक्षेप में आपको हमने बताया। और यदि देखें कि हर अंक का कौन सा दोस्त है कौन सा दुश्मन है, ये जानने के पहले, या कौन से अंक आपस में तटस्थ है, यह जानने से पहले केवल यह जाने कि कौन अंक के मूलांक और भाग्यांक के कौन दुश्मन है। यानी 1 के 8, 2 के 4 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9 4 2, 5 के कोई नहीं, छठा के 3 9, सातवां का 7 9 3, आठवां का 1 2 9 4 8, और नौवां का 6 4 2 8 9। तो आप देखें, 7 7 का मूलांक है, दुश्मन है, 4 4 का दुश्मन है, 8 8 का दुश्मन है, 9 9 का दुश्मन। कुछ अंक आपस में ही दुश्मन। और यदि हम देखें उसी तरह से मूलांक और भाग्यांक का, विभिन्न मूलांक और भाग्यांक का नाम का पहला अक्षर इन अक्षरों से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अक्षर उनके शत्रु के अक्षर है। वह नहीं होना चाहिए, यह सुनिश्चित करना। तो ये रहे हमारे आपको एक परिचय अंक ज्योतिष पर। आज का देखते हैं, आज का अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। तो आज का तिथि 6 8 25, मूलांक 6, भाग्यांक 5। और आज आप देखें 5, हमने पहले भी देखा था कि 5 अंक क्योंकि संतुलित अंक करता है सभी अंकों को, जो उससे पहले आने वाले अंक हैं या बाद के अंक आने वाले अंक, तो सबों को संतुलित करता है। इसलिए आज का दिन सभी मूलांक वाले जातकों के लिए शुभता के संकेत दे रहे हैं। 5 अंक केवल 9 अंक के साथ तटस्थता का संबंध रखता है। 23 अंकों के साथ या तो मित्र है या अति मित्र। आप देखें 5 अंक, एक अंक जो राजा का होता है, सूर्य का होता है, उससे मित्रता है। वहीं 4 अंक वाले के साथ अति मित्रता है। 8 अंक वाले के साथ अति मित्रता है। ये 5 अंक का कमाल है। तो आज का दिन सभी के लिए शुभता। सभी लोग आज रहें, खुशहाल रहें। 5 अंक सबके लिए शुभ फल लाए। इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रस्तुति पर की समाप्ति की ओर बढ़ गए, और आप हमसे बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो इसे साझा कर, प्रस्तुत जो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन को दबा दें। नए और पुराने सब्सक्राइबर से अनुरोध है, इसे साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि उनके लिए भी जो प्रस्तुति है उसका हर भाग उनके लिए उपयोगी साबित हो और उसका लाभ उठा सके। इसी के साथ साथ आपसे आग्रह है कि इस प्रस्तुति को और बेहतर बनाने के लिए फीडबैक जरूर दें, और पोस्ट को लाइक करें, मनोबल बढ़ाएं। नकारात्मक ऊर्जा आप तक नहीं पहुंचे, इसलिए पोस्ट को लाइक जरूर करें, पारिश्रमिक के रूप में। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ईश्वर का आशीर्वाद
आप पर बना रहे। मां शारदे, बुद्धदेव तथा गणेश की असीम कृपा पर बरसते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। जय बुद्धदेव, जय गणेश, जय मां शारदा।